वेलकम टू दिस चैनल। इन दिस वीडियो इस वीडियो में वी विल प्रूव द थेल्स थ्योरम यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे थेल्स थ्योरम को सिद्ध करेंगे यूजिंग द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग कर। तो वॉच दिस वीडियो केयरफुल्ली। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हेडिंग है हम लोग का टू प्रूव द थेल्स थ्योरम, यानी थेल्स प्रमेय को साबित करना यूजिंग द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, थेल्स त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग कर करके थेल्स प्रमेय को साबित करना। तो हेडिंग बना लीजिए। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज दैट व्हाट इज द थेल्स थ्योरम। अब प्रश्न उठता है कि थेल्स थ्योरम क्या है। तो चलिए लिखिए तो पहले भाई साहब, थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम क्या है लिखिए। इफ, यदि किसी ट्रायंगल में, इफ इन ए ट्रायंगल यदि किसी ट्रायंगल में ए लाइन इज ड्रॉन parallel to one side एक भुजा के समांतर खींची जाए, किस लिए भाई? तो टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स तो these sides are divided in the same ratio. तो यही था जी थेल्स प्रमेय, यही है थेल्स प्रमेय। चलिए अब इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं, शुरू से ही देख लेते हैं हिंदी अर्थ। टू प्रूव, टू के साथ ये क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, पहला रूप है। तो टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जोड़ दीजिए तो ये बन जाता है, ग्रामर पढ़े होंगे तो, इन्फिनिटिव। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, टू के साथ जोड़ दिया रीड, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू रीड। टू इंटरसेक्ट मीन्स प्रतिच्छेद करना, कोई एक है एक दूसरे प्रतिच्छेद करती है तो उसे कहते हैं प्रतिच्छेद करना, इंटरसेक्ट कहते हैं अंग्रेजी में। तो टू इंटरसेक्ट, ये सब क्या है? इन्फिनिटिव है। अब इसके हिंदी मीनिंग की बात कर लेते हैं। तो ये सब का हिंदी मीनिंग जो होता है एक से अधिक होता है जी, मोर देन वन मीनिंग होता है, ठीक है। तो पहला हिंदी अर्थ इसका निकाल सकते हैं अंत में ना रख कर करके, जैसे टू रीड तो पढ़ना, क्या हो गया हिंदी अर्थ? पढ़ना। अब इसका ऑब्जेक्ट लेकर के भी देख सकते हैं, टू रीड ए बुक, किताब को पढ़ना या किताब पढ़ना। दूसरे हिंदी अर्थ की बात करें तो अंत में आप ने के लिए रख करके निकाल सकते हैं हिंदी अर्थ, जैसे टू इंटरसेक्ट, ये तो है ही इन्फिनिटिव टू के साथ आया है V1। अब इसका हिंदी अर्थ निकाल सकते हैं प्रतिच्छेद करने के लिए, प्रतिच्छेद करने के लिए। इसका ऑब्जेक्ट रख करके भी हिंदी अर्थ निकाल सकते हैं, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट रख लीजिए। देखिए जैसे टू इंटरसेक्ट द लाइन BC रेखा को प्रतिच्छेद करने के लिए, ठीक है।
फिर आ गया ये यानी टू प्रूव यानी साबित करना। अब इसका ऑब्जेक्ट ये सारा इतना हो गया, देखिए द थेल्स थ्योरम, द थेल्स थ्योरम। यहाँ देखिए क्या है, द आर्टिकल है और यह थेल्स एडजेक्टिव और थ्योरम जो है नाउन है। तो नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है जी, और एडजेक्टिव के पहले आप आर्टिकल प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने यही ग्रामर का एक रूल देखा है, लिखा है यहाँ पर कि नाउन के पहले नहीं, यहाँ से नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है और एडजेक्टिव के बाद आर्टिकल आ सकता है। आर्टिकल कौन कौन होते हैं, ए एन द। ए एन को डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं, नहीं इनडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं, और द को डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। तो चलिए नाउन के तौर पर हमने बॉय को लिया, एडजेक्टिव इंटेलिजेंट लगा दिया, और अब बताइए यहाँ कौन प्रयोग करेंगे। ए एन की बात करें तो यहाँ एन प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो एन आया है जो बॉय के अनुसार आया है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एन का प्रयोग किया जाता है, तो इसके पहले सिंगुलर काउंटेबल नाउन देखिए है, इसके पहले एन लगा दिया। लेकिन एन क्यों लगाया? तो इसके जो नज़दीक शब्द रहेगा जैसे इंटेलिजेंट, तो इसी के फर्स्ट लेटर के प्रोनाउंसिएशन के अनुसार एन का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ इंटेलिजेंट ई आ रहा है, तो क्या है, स्वर है, तो स्वर है तो एन आएगा। यदि व्यंजन होता तो ए आता। ठीक है, उसी तरह नाउन के पहले एडजेक्टिव आया, यानी नाउन को एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है, या नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है, और एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताता है। और एडवर्ब के पहले आर्टिकल आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे वेरी गुड बॉय, बॉय क्या है, नाउन, नाउन से पहले एडजेक्टिव, ये बॉय के बारे में बता रहा है कि ये क्या है, गुड है, अच्छा है, तो ये एडजेक्टिव हुआ, नाउन की विशेषता। फिर ये अच्छों में अच्छा किससे अच्छा है भाई साहब, तो बहुत अच्छा है, यानी एडजेक्टिव को ये क्वालिफाई कर रहा है, विशेषता बता रहा है भाई साहब। तो ये एडवर्ब हो गया जी। एडवर्ब के पहले भी आप आर्टिकल लगा सकते हैं। ए हमने लगा दिया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो ए ही लगाएंगे। और इसके प्रोनाउंसिएशन के आधार पर देखिए वेरी, वेरी है ना, तो क्या है यहाँ कॉन्सोनेंट है। बेबी शब्द बना है किससे, आधा हुआ और ए से, तो ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, तो ये आएगा। ठीक है जी। चलिए उसके बाद देखिए बात करते हैं जरा ग्रामर, ग्रामेटिकली या चलेगा, चलो। तो यहाँ V1 प्लस ING है, इसकी बात कर लेते हैं। तो इसको जिरंड कहते हैं। अब इस पी के बारे में भी नहीं पूछना है, तो इसको क्या कहते हैं, जिरंड। तो जिरंड का जो फंक्शन होता है, कार्य होता है, ये एक नाउन की तरह कार्य करता है। अब नाउन की तरह कार्य करता है तो इट टेक्स द प्रीपोजिशन, ये क्या प्रीपोजिशन ले सकता है। नाउन या प्रोनाउन के पहले हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, तो ये प्रीपोजिशन ले सकता है। अब देख लेते हैं इसका उदाहरण, V1 प्लस ING का एग्जाम्पल, जिससे स्मोकिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, स्क्वायरिंग। ठीक है, अब V1 प्लस ING यही क्या पार्टिसिपल भी होते हैं। पार्टिसिपल का फंक्शन होता है, यानी पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है जी, कार्य करता है। एडजेक्टिव पढ़ना है इसको, ए और जे के डी जो होता है वो साइलेंट होता है, तो इसको पढ़ना है एडजेक्टिव। अब चलिए इसके हिंदी मीनिंग की बात करते हैं। किसका भाई, जिरंड का हिंदी मीनिंग। तो आप अंत में ना रख कर करके इसका हिंदी मीनिंग निकाल सकते हैं। जैसे स्विमिंग, डबल एम है भाई साहब, स्विमिंग तैरना। ठीक है, एक हिंदी अर्थ निकाल सकते हैं, ये नाउन है जिरंड, नाउन की तरह कार्य करता है, तो प्रीपोजिशन रख करके आप हिंदी अर्थ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस पर आएंगे हम फिर, अभी इतना समझ गए होंगे। आइए इधर देखिए फिर। अब
तो थेल्स थ्योरम, इफ इन ए ट्रायंगल, यदि किसी ट्रायंगल में ए लाइन, एक इज ड्रॉन, मतलब एक रेखा खींची जाती है, कैसे, तो पैरेलल टू वन साइड, एक भुजा के समांतर, एक भुजा के समांतर खींची जाती है किसी ट्रायंगल में। देखिए ठीक है, किसी ट्रायंगल में, मान लीजिए ट्रायंगल क्या है, ए बी सी, तो किसी ट्रायंगल में इन ए ट्रायंगल ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड। मान लीजिए एक साइड BC को मानते हुए क्या करते हैं, इसके पैरेलल एक लाइन खींच देते हैं DE खींच देते हैं। टू इंटरसेक्ट यानी प्रतिच्छेद करने के लिए इन्फिनिटिव वही आया हुआ है, देखिए इसका ये ऑब्जेक्ट है जी, द अदर टू साइड्स, दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाती है, तो क्या होता है, तो यहाँ कॉमा देंगे, ठीक है। तो दीज साइड्स मतलब ये भुजाएं, कौन भुजाएं, देखिए यहाँ क्या किया गया है, BC भुजा के समांतर एक DE खींचा गया है, दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने के लिए। दो अन्य भुजा, BC को छोड़ करके अन्य भुजा कौन हुआ, AB एंड AC, प्रतिच्छेद करने के लिए दो रेखा खींच दिया। तो दीज साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, तो ये जो दोनों भुजाएं हैं कौन कौन कौन, देखिए AB और AC ये समान अनुपात में बट जाते हैं, यानी यहाँ से देखिए बटा, तो इसका अनुपात निकालिए, AD और DB में बटा है ना, तो इसका अनुपात निकालिए, और ये जो भुजा बट गई है किसमें, AE और EC में, इसका अनुपात निकालिए, तो ये क्या हो जाता है, इन द सेम रेशियो में होता है। इसका जो रेशियो ये हुआ ये बराबर अनुपात में होता है, यही है जी थेल्स थ्योरम। तो आप हिंदी अर्थ लिख लेंगे बढ़िया से, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर दो अन्य भुजाओं को प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाती है, तो ये भुजाएं समान अनुपात में बट जाते हैं, आर डिवाइडेड। अब चलिए इसको प्रूफ करते हैं, तो इसका देखिए प्रूफ, इस बार क्या करेंगे, यूजिंग द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का प्रयोग कर करके। तो प्रूफ में देखिए प्रमाण, इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा। प्रूफ करने के लिए क्या कर लेंगे, एक ट्रायंगल मान लेते हैं, लेट ABC इज अ ट्रायंगल इन विच, जिसमें इन विच जिसमें DE इज पैरेलल टू BC, DE इज पैरेलल टू BC, जिसमें, इसका हिंदी अर्थ हो गया, मान लीजिए ABC एक जी नहीं होगा जी भाई साहब, B, लेट ABC बी ए ट्रायंगल इन विच DE इज पैरेलल टू BC, जिसमें DE BC के समांतर है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, देखिए we have to prove that हमें साबित करना है AD, यानी ये दो जो साइड हैं समान अनुपात में बढ़ जाते हैं, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये साबित करना है। तो इस साबित करने के लिए हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखो इसमें भी वही परपेंडिकुलर डालेंगे, तो देखिए कंस्ट्रक्शन,
यानी रचना, इसका हिंदी अर्थ लिख लेंगे आप लोग कंस्ट्रक्शन। जी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, देखिए यहाँ लंब डाल देंगे यहाँ, तो ये डालने लंब, तो ये भी लंब ही है ना भाई, क्योंकि एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये 90, तो यहाँ से भी ये 90, ठीक है। तो ये हो गया ए ई एफ, ये जो यहाँ जी मान लेते हैं इसको, ठीक है। आइए तो कंस्ट्रक्शन में यही लिखेंगे, ड्रा इम्परेटिव सेंटेंस, ये V1 से शुरू हुआ है। ड्रा मतलब खींचे, मतलब सिद्ध करने के लिए हम खींच रहे हैं। ड्रा AF इज परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर है AF, ठीक है, इसको इससे पढ़ेंगे। AF इज परपेंडिकुलर ऑन BC, ठीक है। सो इसलिए देखिए क्या हो जाएगा, BC पर हम परपेंडिकुलर खींचे हैं, तो ये जो AF है ये DE पर भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दो पैरेलल लाइन को जब एक लाइन काटती है तो क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं, यानी संगत कोण बराबर होते हैं। तो इस कोण का संगत कोण होगा, देखिए इस रेखा पर कोण है ना, तो इसी रेखा पर ऊपर में होगा, ये होगा संगत। और इस कोण का संगत ये होगा जी, इस कोण का संगत देखिए रेखा के नीचे वाली है, तो रेखा के नीचे वाली ये संगत कहलाएगा। तो ये दोनों बराबर होते हैं जब पैरेलल लाइन को ये एक लाइन काटती है। तो यहाँ भी ये 90, तो ये भी 90 संगत कोण के अनुसार। तो बताइए ये भी 90, तो क्या भाई, we can say that क्या मतलब कह सकते हैं, AG या AF दोनों तो एक ही लाइन है। AG या AF इज परपेंडिकुलर ऑन DE पर भी परपेंडिकुलर होगा जी, ठीक है, DE पर भी परपेंडिकुलर होगा। ये हुआ कंस्ट्रक्शन। अब साबित करने के लिए क्या करेंगे, दो भाग में चलेंगे, इस ट्रायंगल में, फिर इस ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल में, ठीक है, दोनों में चलेंगे। तो इस ट्रायंगल में चलते हैं, बड़े वाले ट्रायंगल में, और छोटे वाले ट्रायंगल में इधर, ठीक है, इधर साइड। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल किसमें भाई साहब, AGD और AFB में चलेंगे। ट्रायंगल AGD एंड ट्रायंगल AFB, ट्रायंगल AFB में देखो चलेंगे। बी में हम देख रहे हैं कि ये कोण देखिए और ये कोण क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल लाइन को ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये रेखा पर के ऊपर का कोण, इस पे रेखा पर के ऊपर का कोण क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। वे दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे इस एंगल को एंगल ADE या ADG, एंगल ADG इज इक्वल टू एंगल ABF। इसको बीच में रखना है, जो एंगल होता है एंगल ABF, ये क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, बोथ आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये बराबर होंगे। तो इसको हम मान लेते हैं अल्फा, ये एंगल क्या है, अल्फा है जी। और ठीक है, इसको मान लेते हैं, मान लीजिए क्या है, अल्फा है। लेट मीन्स मानना होता है, माना अल्फा। अब इसको अल्फा अब लगा दीजिए, इस अल्फा का हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन का यूज करने वाले हैं। तो अल्फा एंगल का साइन ले लेते हैं। आइए 6 रेशियो हैं,
दे आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, उनमें से फर्स्ट क्या है साइन। तो इस एंगल का साइन लीजिए, पहले इसमें ले लीजिए ट्रायंगल ADAGD में देखिए अल्फा का साइन निकालिए। तो साइन अल्फा बराबर क्या होगा, साइन का रेशियो क्या होता है लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो एंगल के सामने ये लंब देखिए कौन AG अपॉन ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस AD, ये हो गया साइन अल्फा। इसका भी साइन अल्फा निकालेंगे इस ट्रायंगल में भी, तो क्या होगा साइन अल्फा क्या होगा बताइए। तो होगा लंब कौन कहलाएगा अब ट्रायंगल AFB में, ये होगा लंब AF अपन कर्ण कौन होगा AB, दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल, क्योंकि अब यहाँ भी लिखोगे तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, नहीं इक्वेशन बनाना पड़ जाएगा जी। इधर साइन अल्फा बराबर है तो इधर भी बराबर करके लिखेंगे, तो दोनों में एक ही में लिख देते हैं, साइन अल्फा दोनों तो बराबर ही है। चलिए ऐसा करने से क्या हो जाता है, एक हमें एक कंडीशन प्राप्त हुआ, इस एक इक्वेशन प्राप्त हुआ। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और वही पिछले वीडियो की तरह हम बनाएंगे यहाँ रेशियो AG अपॉन AF, AG अपॉन AF का रेशियो यहाँ से निकालेंगे। तो चलिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो AG इंटू AB इज इक्वल टू AD इंटू AF, और थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कीजिए। दिस कैन बी रिटन एज AG अपॉन AF इज इक्वल टू AD अपॉन AB। ये गुना में तो इस तरफ बराबर के विपरीत साइड जाने पर भाग में हो गया। अब इस इक्वेशन को मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली इसी तरह से ट्रायंगल इधर वाले ट्रायंगल में चलते हैं। सिमिलरली LARL सिमिलरली देखिए इन ट्रायंगल AGE एंड AFC में चलते हैं। तो यहाँ भी क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कौन कौन एंगल AEG, ये एंगल देखिए ये क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो इस मान लीजिए बीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा बीटा, दोनों तो बराबर ही है। तो यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा एंगल AEG इज इक्वल टू एंगल ACF बिकॉज बोथ आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, दोनों क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इसको मान लेते हैं बीटा। अब यहाँ भी साइन इसका साइन रेशियो निकाल लेते हैं, साइन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो निकालिए यहाँ आइए इस ट्रायंगल में बीटा एंगल का साइन निकालते हैं, तो साइन बीटा हो जाएगा इसका रेशियो लंब AG अपॉन AE हाइपोटेनस। और इस ट्रायंगल में भी निकालेंगे तो दोनों तो वैल्यू बराबर ही होगा, तो बराबर अभी कर रहे हैं जी। तो यहाँ लंब कौन है AF अपॉन AC हाइपोटेनस AC। चलिए तो निकालना जानते होंगे। अब आइए क्या करने वाले हैं यहाँ से, फिर यहाँ से भी वही रेशियो हमें तैयार करना है ताकि हम दोनों को बराबर कर सकें AG अपॉन AF। तो चलिए आइए निकाल लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से फ्रॉम ईयर AG
इंटू ए सी इज इक्वल टू ए ई इंटू ए एफ। यहाँ से क्या करते हैं, ए जी अपॉन ए एफ निकालते हैं। ए जी देखिए एफ गुना में तो इस तरफ भाग में कर लीजिए, ए जी ए एफ अपॉन एफ। उसके बाद देखिए यहाँ ए ई बच गया इधर जी, ए ई अपॉन ए सी। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से देखो बिगेट पाते हैं। LHS भी इसका क्या है, सेम है। इक्वेशन सेकेंड का भी LHS सेम है, तो RHS सेम ही होगा, दोनों मिला करके लिख सकते हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से देखिए बिगेट मतलब हम पाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है जी, सब्जेक्ट के बाद V1 आया है, ठीक है। तो पाते हैं, क्या पाते हैं, आइए पाते हैं AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। दोनों का RHS हम समान पाते हैं। अब हमें तो ये रिजल्ट में ए भी लाना नहीं है, नहीं AC लाना है। देखिए रिजल्ट में AD बटा DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC लाना है। तो AD EE को कुछ नहीं करना है। अब हमें AB को देखिए AB यहाँ आई, तो AB दो भाग में बटा हुआ है, तो हम इसको जोड़ करके लिख सकते हैं AD प्लस DB एंड AC को AC इज रिटन एज AE प्लस EC के रूप में लिखा जा सकता है। चलिए तो ऊपर मिटा देते हैं। अब देखिए इस AB को AD अपॉन AB को हम क्या करते हैं AD प्लस DB में लिख सकते हैं, AD प्लस DB, AD प्लस DB इज इक्वल टू AE को रहने देते हैं जी, खाते हूँ। AC को क्या लिखेंगे AE प्लस EC। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से AD से दोनों में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा जी AD इंटू AE प्लस AD इंटू EC बराबर इसमें गुना कीजिए तो क्या होगा AD इंटू AE प्लस AE या DB, AE इंटू DB किसी प्रकार से गुना कीजिए। तो यहाँ से क्या हुआ, दोनों एक चीज़ देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, AD इंटू AE AD इंटू E कैंसिल। तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है यहाँ से AD इंटू EC, AD इंटू EC इज इक्वल टू AE इंटू DB जी। अब हम क्या करेंगे AD को तो AD ही रहने देंगे, हमें AD ही लाना है। उसके बाद AE DB इसके भाग में लाना है, तो इस तरफ गुना में तो भाग में आ ही जाएगा DB इज इक्वल टू इधर RHS का ऊपर साइड क्या लाना है AE, ये गुना में तो इस तरफ भाग में EC, यही तो साबित करना था जी। तो क्या हुआ, साबित हुआ, प्रूव्ड। ठीक है। अब देखिए ये किस लिए लिखा, तो आइए कहा था ग्रामेटिकली चलेगा, तो आइए यहाँ देखते हैं। पिछले बार हमने देखा था यहाँ भी तुरंत ही कि प्रीपोजिशन जिरंड जो है ये नाउन की तरह कार्य करता है, तो इसके पहले हम प्रीपोजिशन यूज कर सकते हैं। तो आइए हमने पकड़ा प्रीपोजिशन ऑन को, ऑन के साथ ये जिरंड लिखा। मेजर MEACURE होता है, मेजर मिस मापना। तो क्या हो गया इसका हिंदी अर्थ,
मापने पर, ने पर इसका हिंदी अर्थ निकाल सकते हैं, मापने पर ई हटा करके आईएनजी जोड़ेंगे। फिर ऑन मेजरिंग इसका ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं, द साइड बीसी, यानी बीसी भुजा को मापने पर, या ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या लिया, जिरंड लिया, जिरंड के बाद पहले प्रीपोजिशन ऑन लिया, और बोथ साइड्स इसका ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा। जिरंड पार्टिसिपल एक तरह का वर्ब ही है जी, तो ये ऑब्जेक्ट बोथ साइड, तो दोनों पक्षों को वर्ग करने पर इसका हिंदी हो गया। उसके बाद हम फोर प्रीपोजिशन के साथ लेते हैं, आइए जिरंड को। तो यहाँ देखिए गलत लिखा, फॉर फाइंड लिखना ये गलत हो जाएगा, ठीक है। फॉर फाइंडिंग, फाइंड मीन्स ज्ञात करना, फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी एक्स के मान ज्ञात करने के लिए इसका हिंदी हो जाएगा। फिर आइए जिरंड को बाई प्रीपोजिशन के साथ रखते हैं, तो क्या हिंदी अर्थ निकलता है, अंत में कर जुड़ा रहेगा, कर जोड़ करके आप हिंदी अर्थ निकाल सकते हैं। जैसे बाई जिरंड के नाम पर पुट मीन्स रखना, तो डबल टी हो जाता है, फिर आईएनजी जुड़ता है, तो पुटिंग, बाई पुटिंग इसका ऑब्जेक्ट भी ले लिया, एक्स इज इक्वल टू 0, यानी एक्स बराबर 0 रख कर। बाई टेकिंग, बाई प्रीपोजिशन लिया, और जिरंड टेक लिया, टी ए के ई हटा करके आईएनजी जोड़ा, और टू ट्रायंगल्स, यानी दो ट्रायंगल्स लेकर अब सिद्ध करते हैं कोई थ्योरम को। बाई यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर, तो कहो यहाँ प्रयोग कर नहीं लिखा, चलिए आगे पता चल जाएगा। तो यहाँ जो है ये पार्टिसिपल है, जबकि यहाँ ये जिरंड है, नाउन है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद प्रयोग हुआ है। और ये नाउन क्या होता है, नाउन के पहले होता है, मतलब एडजेक्टिव नाउन के पहले होता है, तो पार्टिसिपल, इसका भी हिंदी अर्थ वही। चलिए तो हिंदी अर्थ अब देखते हैं पार्टिसिपल का। इसका हिंदी अर्थ आप निकाल सकते हैं, ने पर वही, स्क्वायरिंग वर्ग करने पर, तो कहीं देखते होंगे ऑन स्क्वायरिंग लिखा है या कहीं स्क्वायरिंग, तो दोनों का एक पार्टिसिपल है एक जिरंड है। तो ये जिरंड, ये पार्टिसिपल नाउन के पहले देखिए प्रयोग हुआ, एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है, नाउन के पहले ही एडजेक्टिव होता है, रहने का अधिकार उसी को है। तो ये स्क्वायरिंग करने पर, वर्ग करने पर। क्यूबिंग, CUBE होता है, क्यूब मतलब घन करना, और SQUARE स्क्वायर होता है, उसमें ई हटा करके दोनों में आईएनजी जोड़े हैं, उसको पार्टिसिपल बनाए हैं, बोथ साइड उसका ऑब्जेक्ट लिखा, तो ये क्या हो गया, घन करने पर। यूजिंग द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का प्रयोग कर या करने पर, या कर भी निकाल सकते हैं हिंदी अर्थ, ठीक है, कहा था एक से अधिक होते हैं हिंदी अर्थ। फिर देखिए एडिंग वन, मतलब एक जोड़ने पर, टू बोथ साइड दोनों पक्षों में, टू का हिंदी अर्थ यहाँ निकल रहा है दोनों पक्षों में जोड़ने पर, एक जोड़ने पर। चलिए उसके बाद देखिए इफ या वेन, देख रहे हैं ना, इफ या वेन के साथ जब कंडीशन बताई जाती है, शर्त बताया जाता है, तो उसके बाद वही शर्त वाली सेंटेंस यहाँ लिखते हैं, उसके बाद कॉमा मेंशन करते हैं, व्यक्त करते हैं, उसके बाद जो रिजल्ट होता है वो लिखते हैं, फुल स्टॉप, अगर अफर्मेटिव है तो फुल स्टॉप ही आएगा, ठीक है। तो इसको ये सेंटेंस पर निर्भर करता है, इसलिए सेंटेंस ही पर छोड़ दे। जैसे देखिए इफ इट रेन्स, यदि वर्षा होगी, तो देखिए कॉमा मेंशन किया, एक सेंटेंस लिखा यहाँ, कॉमा मेंशन किया, फिर अब क्या रिजल्ट लिख रहे हैं कि यदि वर्षा हुई तो क्या भाई, आई विल नॉट गो आउट, तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा, तो ये हुआ परिणाम, तो कॉमा दे करके इसको मेंशन करना है। तो यहाँ भी कहाँ, यहाँ देखिए इफ इन ए ट्रायंगल, इफ के साथ देखिए इन ए ट्रायंगल ए लाइन इज ड्राउन, मतलब खींचा जाता है पैरेलल टू वन साइड,
टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, मतलब इतना के बाद खींचा जाता है। इतना के बाद ये क्या है, ये क्या है, दिस इज ए कंडीशन, ये क्या है, कंडीशन है जो इफ के साथ बताया गया है। इतना यहाँ तक सेंटेंस तक यहाँ तक बताया गया है। इसके बाद कॉमा मेंशन किया, उसके बाद सेकेंड जो रिजल्ट है, यदि खींचा गया ठीक है तो रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट हो गया दीज साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, तो सेम रेशियो में बट गया जी। तो ये इसका रिजल्ट हुआ, तो रिजल्ट मेंशन किया कॉमा के बाद। अभी इस सेंटेंस के बारे में सुन लेते हैं, आइए जरा। तो आप ग्रामर में पढ़े होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, एक्टिव वॉइस का। अफर्मेटिव की बात करना है तो सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। हिंदी अर्थ निकाल करके चलते हैं, क्या ता है ती है, मतलब वह किताब पढ़ता है, तो ही रीड्स अ बुक, वह किताब पढ़ती है, तो सी। अब V5 आ जाता है उसके साथ, सी रीड्स ए बुक। इसका पैसिव स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑब्जेक्ट को लिया पकड़ा, उसके बाद ईजेमार आ जाता है हेल्पिंग वर्ब के नाम पर, ईजेमार। उसके बाद V3, उसके बाद प्रीपोजिशन प्रयोग करते हैं, ये निर्भर करता है सब्जेक्ट पर कैसा सब्जेक्ट है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। इसका हिंदी निकालते हैं, आ जाता है या जाता है, ई जाती है, ये जाते हैं, ये सब हिंदी अर्थ होता है जो अंत में आता है। जैसे मुझे पढ़ाया जाता है तो ऑब्जेक्ट आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम, उसके बाद V3 पढ़ाना के टीच, तो टाउट, ठीक है, तो आई एम टाउट। किसी के द्वारा तो प्रीपोजिशन दे करके जोड़ सकते हैं, जैसे उसके द्वारा तो बाई हिम, ठीक है। तो आइए यहाँ भी वही लिखा हुआ है, इन ए ट्रायंगल। ए लाइन क्या है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, उसके बाद ए लाइन है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज, फिर एम तो आएगा ही नहीं, हेल्पिंग वर्ब एक ही आना है। उसके बाद V3 तो ड्रॉन, तो ड्रा, ड्रीव, ड्रॉन, ये क्या है, V3 है, तो खींचा जाता है। इसका अर्थ क्या निकालेंगे, एक रेखा खींची जाती है, ठीक है, रेखा स्त्रीलिंग शब्द है आ, तो खींची जाती है कैसे भाई, तो पैरेलल टू वन साइड, एक भुजा के समांतर खींची जाती है, ठीक है। किस लिए, इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हुए, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने के लिए खींची जाती है। तो ये क्या है, वॉइस ही है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। उसके बाद क्या होता है, दीज साइड्स, ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट हुआ। उसके बाद दीज साइड्स, ये प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए आर आ गया जी। उसके बाद V3 डिवाइड मीन्स होता है बांटना, DIVIDE, इसका थर्ड फॉर्म डिवाइडेड। इन द सेम रेशियो, समान अनुपात में या एक ही अनुपात में बट जाता है। ये भुजाएं एक ही अनुपात में बट जाता है, ठीक है। चलिए अब लेट का प्रयोग सीख लेते हैं जरा जल्दी में। लेट के बाद, ये लेट मानने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो लेट के बाद देखिए पहला ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, पहला ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद आप बी प्रयोग करेंगे, लेट के बाद बी आता है, उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट होता है ये कॉमन नाउन होता है, ठीक है। ये कॉमन नाउन का ही ये पहला ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। जैसे देखिए लेट के साथ यहाँ क्या आया है, पहला ऑब्जेक्ट ABC, उसके बाद बी वर्ब लगाया, उसके बाद ए ट्रायंगल क्या हुआ आपका दूसरा ऑब्जेक्ट। ये ट्रायंगल मतलब कोई ट्रायंगल है ना, कोई ट्रायंगल में हम नहीं इसका प्रॉपर प्रयोग कर रहे हैं, प्रॉपर नाउन कर रहे हैं प्रयोग, ABC ट्रायंगल की ही बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, यहाँ प्रॉपर नाउन आएगा, यहाँ कॉमन नाउन, तो ठीक है। तो चलिए इस तरह से आप इसमें देखे हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग कर करके भी थेल्स प्रमेय को साबित किया जा सकता है। अभी और है थेल्स प्रमेय के अन्य प्रमाण।